आईएएस बनना तो छोड़ दीजिए, मामूली अगर आप कहिए कि सिंपल अगर कर्मचारी बनना है तो नहीं बन पाएगा बिहार के पढ़ाई लिखाई से जी। हम गूगल पढ़ के जाएंगे, हम हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हिंदी में जो भाषा होता है, जो शब्द होता है, उस शब्द का नाम चयन कीजिएगा कि गूगल का आप कीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, चाहे वो बीपीएससी हो यूपीएससी हो। जो इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं उनका मार्क्स ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर उसी बात को आप हिंदी मीडियम में लिखिएगा तो आपका मार्क्स अच्छा नहीं रहता। बिहार के छात्रों के साथ तो सबसे ज़्यादा अत्याचार, अन्याय और शोषण हो रहा है। खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं सुनीत कुमार जी और पैसा वसूली हो रहा है। सुनीत कुमार जी, अभी आपको लगता होगा ना कि आपके ऊपर जो नेता है वो आपको बचा रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक ये नेता रहेंगे और तब तक ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। आज न कल सत्ता परिवर्तन होगा और उस दिन आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। जिस तरह ये सुधीर कुमार और परमेश्वर राम जेल गए, उससे भी भयानक सजा आपको मिलेगी और आप भी जेल जाइएगा। ये युवा है, जब ये अपने पे उतर आ जाएगा ना, जब इसका भविष्य बर्बाद हो रहा है तो ये भी चाहेगा तो किसी को ही बर्बाद कर सकता है। और हमको तो ताजुब होता है कि ये लोग जो अधिकारी है, सुनीत कुमार जैसे अधिकारी, ये अपने घर में जाते होंगे तो अपने बाल बच्चों से कैसे नज़र मिला पाते होंगे। इनको शर्म नहीं आती है कि हजारों लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं रोज, तो खुलेआम करें, मारिए चप्पल खोल के। जो भी नेता जाति धर्म की बात करे, आपके हित की बात जो ना करे उसको मारिए, भगाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। अगर आप बिहार के भूमि पर पैदा लिए हैं तो आपको जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा। और आपको बताते चले ये भी कि बिहार की भूमि पर अभी सबसे बड़ा कोई अगर जद्दोजहद चलता है तो नौकरी के लिए, और वो भी सरकारी नौकरी के लिए। ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं है, नौकरी है, लेकिन वो नौकरी भी ईमानदारी से नहीं मिल पाता है। उसमें भी धांधली होता है, लेट लतीफ़ी होता है, और सबसे बड़ी बात कि ज्ञान का नगरी जगह कहने जाने वाला जो बिहार है, गौतम बुद्ध, महावीर जैसे लोग यहाँ पर पैदा हुए, काम किए, नाम हुआ पूरे दुनिया में, वहीं पर आज ज्ञान जो है सबसे निचले स्तर पर पहुँचा हुआ है। शिक्षा व्यवस्था एकदम खराब है यहाँ पर। बात करेंगे हम देश के सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी को लेकर, बिहार में होने वाले बिहार दरोगा, बीपीएससी, बीएसएससी, सारे परीक्षाओं को लेकर। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं, इन्हीं से हम चर्चा करेंगे। यूपीएससी 2020 का फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया। कटिहार के शुभम टॉप करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए। जितने भी बिहार में सिलेक्शन हुए उन सारे लोगों की पढ़ाई बिहार से बाहर हुई है, और पूरे देश में 761 में हिंदी माध्यम से मात्र 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे में जो बिहार के विश्वविद्यालय से जो कैंडिडेट पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनका क्या होगा। बिहार में जो एग्ज़ाम होता है अपारदर्शिता है, लेट लतीफ़ी है, यूपीएससी हिंदी वालों को ले नहीं रहा है। इसी पर बात करेंगे दिलीप से। दिलीप, क्या देखते हैं आप, देश का भविष्य क्या देखते हैं? क्या अभी भी जो आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज जिसे कहा जाता है, क्या अभी भी ये इंपीरियल सिविल सर्विसेज की छत्र छाया से बाहर नहीं निकल पाया है? बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाया है। और जो हमारे देश के नेतागण हैं वो लंबी लंबी बातें करते हैं कि हिंदी को बढ़ावा देंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ तक कि मेडिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस भी अब हिंदी में किया जा रहा है और पढ़ाएंगे हिंदी में। लेकिन दूसरी तरफ आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में बता रहे हैं कि सिर्फ 8 हिंदी मीडियम वाले क्वालिफाई किए, तो इस पर कुछ नहीं बोलेंगे देश के नेता, लेकिन दिखावा करेंगे कि हम जो है हिंदी मीडियम को बढ़ावा दे रहे हैं और तरह तरह के नारा देंगे। तो नारा देने से नहीं होगा, उसको लागू करने से होता है। और अभी जो आपने कहा बिहार के बारे में, तो बिहार के जो शुभम कुमार टॉपर हुए हैं तो उनको हम शुभकामना देते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य भी है बिहार की कि वो बिहार से नहीं पढ़े हैं, बिहार के वासी हैं। सिर्फ शुभम कुमार आज टॉपर हुआ है तो उसके साथ सिर्फ नाम जुड़ेगा कि बिहार का ये निवासी है। इसमें बिहार का कोई योगदान नहीं है, बिहार सरकार का कोई योगदान नहीं है। हम बड़े बेबाकी के साथ ये बात बोल रहे हैं, इसमें उसके परिवार का योगदान है और ये बाहर पढ़े हैं। बिहार सरकार का तो कोई योगदान है ही नहीं, क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था बिहार की है उससे तो कोई आईएएस कैसे बन सकता है। आईएएस बनना तो छोड़ दीजिए, मामूली अगर आप कहिए कि सिंपल अगर कर्मचारी बनना है तो नहीं बन पाएगा बिहार के पढ़ाई लिखाई से जी। ये तो समझिए कि सभी स्टूडेंट्स बिहार में कोचिंग में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो थोड़ा नॉलेज होता है, वो क्वालिफाई करते हैं, जो भी मेरिट से करते हैं। बाकी तो धांधली होता ही है, वो तो धांधली तो होता ही है। तो अभी ग्रेजुएशन का सिलेबस जो होता है वही आपको यूपीएससी बीपीएससी का सिलेबस है ना। तो ग्रेजुएशन में कहाँ पढ़ाई होता है, बिहार के किस यूनिवर्सिटी में होता है? मुझे तो नहीं लगता कि बिहार में एक भी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पढ़ाई होती हो, पूरा सिलेबस पढ़ाई होती हो। 3 साल का जो ग्रेजुएशन का कोर्स है वो पूरा सिलेबस पढ़ाई होती, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। आप बोलिएगा या कोई बोलेगा पटना यूनिवर्सिटी में भी अब नहीं होता है। पहले होता था, 10 साल पहले तक था। अब पटना यूनिवर्सिटी के बारे में मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानेगा।
वहाँ के शिक्षक भी मुझसे ज़्यादा नहीं बता सकते, जो रियलिटी में बता रहा हूँ, क्योंकि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई किया है, लेकिन मेरी कर्मभूमि पटना यूनिवर्सिटी है और पटना यूनिवर्सिटी के बारे में एक एक चीज़ मैं जानता हूँ। तो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई तो एकदम चौपट हो गया, और ये चौपट हुआ है पढ़ाई 2008 से, जब से नीतीश सरकार वहाँ से इंटर की पढ़ाई खत्म किए कि यहाँ पे ग्रेजुएशन, ये पोस्ट ग्रेजुएट का जो कोर्स होगा वो बहुत हाई लेवल का होगा, विश्व में नाम होगा, ये होगा वो होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पढ़ाने वाला कौन है पटना यूनिवर्सिटी में या किसी यूनिवर्सिटी में? कोई है ही नहीं। जो पुराने टीचर थे वो दिनों दिन रिटायर करते जा रहे हैं, उन लोगों में क्षमता थी पढ़ाने की। अभी जो आप बहाल कर रहे हैं फैकल्टी टीचर, वो सब गेस्ट फैकल्टी क्या क्या कर रहे हैं, तो सब इस पे हो रहा है बहाली, इस पे मंत्री जी के हैं तो बहाल हो जाएगा। पटना के अलावा बात करें हम, तिलका मांझी है, बीएन मंडल है, ललित नारायण मिश्रा है, बाबा साहेब यूनिवर्सिटी वीर कुंवर सिंह है, यहाँ पर क्या स्थिति है? यहाँ भी तो वही 5 साल में ग्रेजुएशन पूरा होता है। देखिए, जेपी के नाम पे जेपी यूनिवर्सिटी बनाया गया था, और आप जाइएगा उस यूनिवर्सिटी में तो आपको खुद शर्म आ जाएगी कि जेपी का नाम बदनाम हो रहा है उस यूनिवर्सिटी में। पढ़ाई का क्या स्तर है, पढ़ाई का तो छोड़िए दीजिए, क्लास तो होता ही नहीं, तो पढ़ाई का स्तर क्या कहें। एग्जाम वहाँ किस तरह होती है आप देख लीजिएगा। वहाँ हमको तो लगता है कि बहुत सारे, बुरा नहीं मानिएगा, शिक्षक लोग को भी पता नहीं होगा बहुत सारे यूनिवर्सिटी में कि सिलेबस क्या, जो नए फैकल्टी क्या क्या आती थी, शिक्षक सब गए हैं, अधिकतर को सिलेबस ही, क्योंकि पढ़ाई नहीं होता तो उनको सिलेबस कैसे पता होगा। और कोई भी यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, तो बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में नहीं होता है, सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी में होता है। और थोड़ा बहुत अब मिथिला यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, उसका सेशन सही हुआ है। बाकी इस दोनों यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए तो बिहार का कोई यूनिवर्सिटी जो है 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा नहीं करता है। आप सोचिए, उस यूनिवर्सिटी से सिर्फ डिग्री मिलता है, आपको पढ़ाई नहीं, नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिग्री मिलता है। तो उस डिग्री को लेके क्या करेंगे? दिलीप, यूपीएससी में तो हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो 8-10 सालों से हार मान गए कि मेरा यूपीएससी का सपना छोड़ना पड़ेगा। जनरली मैं यही देखता हूं। लेकिन बात करें बीपीएससी में, टॉप 10 में 6 आईआईटी वाले और 10 के 10 मैथ वाले, मैथ या टेक्निकल बैकग्राउंड वाले। सीईओ की बहाली हुई, उसमें 500 में 300 इंजीनियर हैं। तो आखिर ये विश्वविद्यालय के जितने भी लाखों छात्र हैं, अब किस नौकरी के लिए बचे हैं वो? ये तो देखिए, इस पे तो सोचना पड़ेगा, गंभीर, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। इस पे सरकार को, सभी नेताओं को, बुद्धिजीवियों को, शिक्षकों को सोचना पड़ेगा। ये बहुत, इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए, इसको गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। आखिर आप जो बहाल करते हैं बीपीएससी के थ्रू या यूपीएससी के थ्रू, जो अधिकारी बहाल करते हैं, तो मकसद क्या है आपको उसको बहाल करने का? कि जनता से जुड़े कार्यों को लागू करे, जो सरकार की नीतियां होती है उसको लागू करे। लेकिन आप बताइए, मेडिकल इंजीनियरिंग में जो लोग जाते हैं, उनका आप शुरू से बैकग्राउंड देखिए। मेडिकल इंजीनियरिंग वाले जाने वाले जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनका ध्यान कहीं भी इस सब चीज़ पे नहीं होता है। सिर्फ उनको रहता है कि जो उनका सिलेबस है मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, उसी पे रहता है। बाकी बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनको कुछ पता नहीं रहता। यहाँ तक कि उनको ये भी पता नहीं होता कि बिहार के राज्यपाल कौन है। अधिकतर की मैं बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर की बात कर रहा हूँ, उनको ये भी नहीं ठीक से पता रहता है राज्यसभा लोकसभा में क्या अंतर है। लेकिन बाद में वो जब मेडिकल इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर जाते हैं, कॉलेज से डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद कमाने भी लगते हैं, कोई विदेश भी चले जाते हैं। अधिकतर लोग यहाँ आईआईटी से डिग्री लेते हैं, विदेश तक चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ से वो नौकरी छोड़ के या तैयारी करते रहते हैं, जब होता है तब नौकरी छोड़ते हैं, इधर क्वालिफाई कर जाते, क्योंकि उन लोग को हेल्प मिल जाता है इंग्लिश की वजह से। मेन मुद्दा यहाँ इंग्लिश उनका अच्छा हो जाता है, क्योंकि सारा पढ़ाई वो लोग शुरू से इंग्लिश में ही करते हैं, सब्जेक्ट पे पकड़ हो जाता है। तो इंग्लिश हो गया और सब्जेक्ट पे पकड़, इस वजह से वो लोग का पीटी निकालना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि सीसेट जो यूपीएससी में कर दिया गया है, उस वजह से, हालांकि अब क्वालिफाइंग ही है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है। क्वालिफाइंग भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आपका जो रहता है इंग्लिश से आप हिंदी में, मतलब उसको ये करते हैं, गूगल ट्रांसलेट करते हैं, तो वो तो गलत है ना। हम गूगल पढ़ के जाएंगे, हम हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो हिंदी में जो भाषा होता है, जो शब्द होता है, उस शब्द का ना आप चयन कीजिएगा कि गूगल का आप कीजिएगा। तो आप सबसे पहले स्कूली शिक्षा से हटा दीजिए उस चीज़ को, हिंदी का जो शब्द है गूगल वाला शब्द ही डाल दीजिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मात खा जाते हैं, वहाँ पे उनको आता हुआ क्वेश्चन भी वो गलत कर देते हैं, क्योंकि शब्द वो नहीं समझ पाते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में जो रहता है वो गूगल का रहता है। तो इस वजह से वो मात खा जाते हैं। और जो लोग इंजीनियरिंग और ये मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, अधिकतर इंजीनियरिंग वाले ही आते हैं, तो उन लोगों की वजह से देखिए, अब वो तो जब क्वालिफाई किए तो वहाँ पे एक सीट मारे होंगे, किसी मेरिट वाले का गया होगा, जितने भी लोग आते हैं उसका, उसके बाद इतना साल पढ़ाई किए, उस पर खर्च हुआ, और उनका एक्टिविटी शुरू से रहा है कि हमको जॉब लेना है, इसमें रिसर्च करना है, आईआईटी के फील्ड में या इंजीनियरिंग के फील्ड में, और उस तरफ जाना है।
तो अगर वो अपना सारा ध्यान उस तरफ लगाते हैं तो अच्छा वो कर सकते हैं। लेकिन फिर उनको आ जाता है कि चलो पेपर सब में जो आता है, अखबारों में, न्यूज़ में, कि जब यूपीएससी बीपीएससी का रिजल्ट आता है तो वो सब पढ़ के उनके अंदर जिज्ञासा होती है कि हम भी आईएएस बने, आईपीएस बने या बीपीएससी क्वालिफाई करें। और यही वजह है कि लोग फिर तैयारी में लग जाते हैं और उनका जो इंग्लिश मजबूत होता है और जो उनका पेपर मजबूत हो जाता है सब्जेक्ट, उसके वजह से वो क्वालिफाई आसानी से कर जाते हैं। खासकर यूपीएससी में तो पीटी आसानी से क्वालिफाई कर जाते हैं। और ऐसा देखा गया है और इसका सबूत भी है कि इंग्लिश मीडियम वाले को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो। जो इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं उनका मार्क्स ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर उसी बात को आप हिंदी मीडियम में लिखिएगा तो आपका मार्क्स अच्छा नहीं रहता। यहाँ तक कि मैंने तो देखा है कि ग्रेजुएशन में भी ऐसी बात होती है, जिस विद्यार्थी को कुछ नहीं आता है वो इंग्लिश में कुछ से कुछ लिख दिया, बात बना बना के उसको अच्छा नंबर आ जाता है। तो पता नहीं क्या ये अंग्रेज चले गए, लेकिन ये अंग्रेजी मानसिकता बनी हुई है। अब आप बताइए, कोई अंग्रेजी पढ़ा हुआ अच्छा व्यक्ति अगर बिहार में आ जाता है, अंग्रेजी से बहुत अच्छा उसका है, बिहार में अगर वो बीडीओ बन जाते हैं, सीओ बन जाते हैं, एसडीएम बन जाते हैं, तो बिहार में अगर आप हिंदी नहीं जानिएगा तो कैसे काम कीजिएगा? संभव है? नहीं संभव है। तो ये तो सोचना पड़ेगा कि ये दिलीप जी ये बताइए कि जैसे बात हुआ कि बीपीएससी जो हिंदी माध्यम के छात्र जो हैं अब तो ज़्यादातर हैं कि अब तो एसएससी हुआ, दरोगा हुआ, सचिवालय सहायक हुआ, इन सब के तरफ ज़्यादा उनका फोकस रहता है। लेकिन इसमें भी आप धांधली और लेट लतीफ़ी देख रहे हैं, तो क्या कहने मतलब कि बिहार के छात्रों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, आप क्या लगता है आपको? कि बिहार के छात्रों के साथ तो सबसे ज़्यादा अत्याचार, अन्याय और शोषण हो रहा है। और आप देखिए लगातार, चाहे वो दरोगा बहाली हो, सिपाही हो या फिर बीएसएससी बीपीएससी, हर वैकेंसी में धांधली हो रही है। चाहे वो टीईटी एसटीईटी शिक्षक बहाली हो, कोई एक वैकेंसी नहीं बची है जिसका पेपर लीक ना हो। 66वीं बीपीएससी पीटी का भी पेपर लीक हो गया। और दरोगा बहाली का आपने देखा कि किस तरह से सुनीत कुमार जो है बीपीएसएससी के चेयरमैन, वो खुलेआम गुंडागर्दी पे उतर आए और बिहार का कोई नेता इस पर नहीं बोला कुछ। ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप एडमिट कार्ड जारी कर देते। हम ये नहीं कहते हैं कि जिन लोगों ने भी फिजिकल के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया वो सही अभ्यर्थी सही थे। बहुत लोग ऐसे भी थे जो फ़ायदा उठाने के लिए, टाइगर जंप पे जब रोक लग गया तो उससे फ़ायदा उठाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए कि हम बाद में देंगे फिजिकल, ठीक है। लेकिन जो लोग आपका फिजिकल शुरू होने से पहले सर्टिफिकेट दिए थे, लगाए थे, और आपने उनका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया कि आपका बाद में फिजिकल लिया जाएगा, उन लोगों का आपने क्यों नहीं लिया फिजिकल? और गुंडागर्दी पे उतर आए कि नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। और उसके बाद आप कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, उसको भी क्वालिफाई नहीं हुआ, उसके बाद आप अलग अलग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आप दरोगा का कट ऑफ क्यों नहीं बता सकते हैं भाई? इससे कौन सा सुरक्षा का खतरा है? आप जब एग्ज़ाम लेते हैं तो फिर ये क्यों नहीं देते हैं, ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट क्यों नहीं देते हैं, आंसर की क्यों नहीं जारी करते हैं, और कट ऑफ के साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी क्यों नहीं करते हैं? पीटी रिजल्ट के 1.5 साल बाद आप पीटी का मार्क्स बताते हैं तो क्या करेंगे उस मार्क्स से लेकर? तो ये सीधा सीधा खुलेआम है कि ये बीपीएसएससी, इसलिए आयोग भी उसका ऑफिस जो है बनाया गया है उधर आवासीय परिसर में, और ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं सुनीत कुमार जी, और पैसा वसूली हो रहा है। वरना इनको अभी जो आरटीआई से मांगा जा रहा है छात्रों द्वारा कि हमको ओएमआर शीट का छाया प्रति दीजिए, तो जवाब भेजा जाता है उधर से कि मार्क्स अपलोड कर दिया गया। किसी को जवाब भेजा जाता है कि ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता है क्या? ओएमआर शीट हम मांग रहे थे, आरटीआई के दायरे में कैसे नहीं आएगा? तो ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं और सीना ठोक के ये गुंडागर्दी पे अब उतर आए हैं। और ये जब सिपाही भर्ती बोर्ड के सीएसबीसी के चेयरमैन थे उस समय भी ये खुलेआम धांधली किए हैं। तो हम बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सुनीत कुमार जी, अभी आपको लगता होगा ना कि आपके ऊपर जो है नेता है वो आपको बचा रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक ये नेता रहेंगे और तब तक ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। आज न कल सत्ता परिवर्तन होगा और उस दिन आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। जिस तरह ये सुधीर कुमार और परमेश्वर राम जेल गए, उससे भी भयानक सजा आपको मिलेगी और आप भी जेल जाइएगा, क्योंकि हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है इस चीज़ को। 2446 दरोगा में जो धांधली हुई है उसको हम लोग छोड़ने वाले थोड़े हैं। 2213 में क्या लगता है कि क्वेश्चन पे जो ओएमआर शीट है वो दिया जाएगा, आंसर शीट दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ये सब मुद्दा जो हमेशा से उठते रहा है, क्या आयोग उससे सीख लेगा? आपको लगता है कि सीख लेगा या फिर वैसे ही चलते रहेगा जैसे चलता रहा है? देखिए, आयोग क्यों नहीं ये सब चीज़ कर रही है, क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि उसको धांधली करना है ना। मान लीजिए अगर परीक्षार्थियों को वो परीक्षा के तुरंत बाद दे दे ओएमआर शीट, तो उस परीक्षार्थी का जितना क्वेश्चन सही रहेगा वो तो उतना रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अभी क्या किया जा रहा है कि ओएमआर शीट में छेड़छाड़ किया जा रहा है। बीपीएसएससी ऑफिस के अंदर जिस परीक्षार्थी का ज़्यादा मार्क्स है उसको कम किया जा रहा है, क्वेश्चन को
डबल डबल रंग के, और मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन में किसी ने 85 क्वेश्चन ही रंगा है, चूंकि निगेटिव मार्किंग है, किसी ने 90 रंगा है, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का आंसर नहीं रंगा है, वो क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन गलती रंग देंगे, उनका निगेटिव मार्किंग चला गया। यही चीज़ हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है ये चीज़, तो ये चेयरमैन जो सुनीत कुमार है, उनको OMR शीट देने में क्या आपत्ति है? हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि अगर आप ईमानदार हैं तो आप OMR शीट दीजिए ना, उस पर कार्बन कॉपी लिखा भी रहता है। अगर नहीं भी लिखा है तो हम मांग करते हैं, और परीक्षार्थी भी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा के समाप्ति के बाद आप OMR शीट दीजिए, कार्बन कॉपी उसकी, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, पता चलना चाहिए ना कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर आपने माना है। आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मान रहे हैं कि RCP सिंह को मान रहे हैं, कि आप अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री मान रहे हैं? आपको पता चलना चाहिए ना बिहार के छात्रों को। तो ये क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इनको OMR शीट में छेड़छाड़ करनी है, इसलिए नहीं दिया। हम तो अभी भी मांग कर रहे हैं कि जो भी परीक्षार्थी 24 से 46 दरोगा बहाली वाले अगर RTI से मांग कर रहे हैं तो आप उनको OMR शीट का छाया प्रति दीजिए, और 2213 दरोगा बहाली से आप इस चीज़ को लागू कीजिए कि परीक्षा समाप्ति के साथ ही आप OMR शीट की छाया प्रति या कार्बन कॉपी, और उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट दीजिए और आंसर की जारी कीजिए, और उसके बाद रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स आप बताइए। BPSC संवैधानिक संस्था है, वो जब ऐसा कर सकती है तो आपको करने में क्या आपत्ति है? कौन सा इससे खतरा आ जाएगा? किसी पे कोई खतरा नहीं आएगा, नीतीश जी के कुर्सी पे भी कोई खतरा नहीं आएगा, ना ही देश की सुरक्षा को कोई खतरा है। और ये जो आप नहीं कर रहे हैं ना, बिहार के लाखों छात्रों का जो भविष्य बर्बाद कर रहे हैं ना सुनीत कुमार जी, आप सुन लीजिए, आप और आपके जैसे जितने भी अधिकारी हैं बिहार में, जो बिहार को तो विकसित नहीं है बनने दिए अपने कार्यकाल में जब वो अधिकारी के पद पे थे, और अभी जो चेयरमैन बन के बैठे हैं भर्ती आयोग में, तो जितना आप बिहार के छात्र युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं ना, तो ये युवा है, जब ये अपने पे उतर आ जाएगा ना, जब इसका भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो ये भी चाहेगा तो किसी को भी बर्बाद कर सकता है। और हमको तो ताजुब होता है कि ये लोग जो अधिकारी है, सुनीत कुमार जैसे अधिकारी, ये अपने घर में जाते होंगे तो अपने बाल बच्चों से कैसे नजर मिला पाते होंगे? इनको शर्म नहीं आती है कि हजारों लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं रोज, हजारों लाखों छात्र युवाओं और उसके अभिभावकों की आह लगेगी इन लोगों की। और जो कहा जाता है ना, गांव घर में कहावत है कि जो गलत करता है उसको बुढ़ारी में जो है कीड़ा फरता है, तो ऐसे ऐसे अधिकारियों को तो मुझे लगता है कहीं कीड़ा ना फर जाए। दिलीप जी, अब मैं आगे आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कोर्ट में मामला जाता है, और क्या ऐसा वो कोर्ट में अपना एफिडेविट रखते हैं कि इतना आप बता रहे हैं आरोप सब, कोर्ट भी उनकी बातों में आ जाता है? क्या लगता है हाई कोर्ट का आपको क्या भूमिका लगता है, कैसे वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं? देखिए, यहाँ पे सरकार का पूरा तंत्र लगा रहता है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमको पटना हाईकोर्ट में कोई भी ऐसा एडवोकेट नहीं लगते हैं जो छात्र हित की लड़ाई सही तरीके से लड़ सके। होता क्या है, छात्र लोग जाते हैं किसी एडवोकेट को रखते हैं, और वही एडवोकेट केस को कमज़ोर कर देते हैं। हमने खुद देखा है BPSC 64वीं के मैटर में। आप बताइए कि कुंवर सिंह के बारे में आप बताइए कि दुनिया के किसी किताब में अगर ये मिल जाए कि कुंवर सिंह मानसिक रूप से पटना में शामिल थे 1857 की क्रांति में, और शारीरिक रूप से आरा में थे, अगर ऐसा लाइन कहीं भी मिल जाए तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी कोर्ट ने इस बात को माना, BPSC ने तर्क दिया और कोर्ट ने इस बात को मान लिया। तो अब आप सोच सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट किस हद तक चली गई है और क्या कर रही है। ज़्यादा तो कोर्ट के बारे में बोल नहीं सकते हैं, लेकिन यही अगर यूपी का हाईकोर्ट होता तो परीक्षार्थियों के लिए न्याय जरूर हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। और दरोगा बहाली का तो कोई मैटर अभी सुनवाई ही नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, सबको जितना भी दरोगा से संबंधित केस है बहाली से, पता नहीं क्या हो गया, किसी मैटर पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगता है जैसे शिक्षा वाला कोई मुद्दा ही नहीं पटना हाईकोर्ट के लिए है। तो ये भी एक गंभीर विषय। और आप सोचिए कि पटना हाईकोर्ट का जज की नियुक्ति कैसे होती है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जज की नियुक्ति पटना हाईकोर्ट की कैसे हो रही है? क्या किसी प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर हो रही है? क्या कोई एजेंसी है जो उसकी नियुक्ति करती है? ये तो रिकमेंडेशन पे होती है नियुक्ति। तो फिर आप समझ सकते हैं बाकी हम क्या कहें। आखिर जैसा देख रहा हूँ मैं कि एक आयोग के स्तर पर जो है जाति शिक्षा का व्यवस्था जो इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया गया, उस आधार पर आपको कमज़ोर किया जा रहा है, कोर्ट नहीं सुन रहा है। तो आखिर छात्रों का भविष्य क्या देख रहे हैं बिहार में? ये तो एकदम निरीह प्राणी वाला स्थिति हो गया है छात्रों का। देखिए, छात्रों की स्थिति अभी सचमुच बहुत ख़राब है, और कोई इस मुद्दे पे बोलने वाला नहीं है। आप देख लीजिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे पे तो कुछ बोल ही नहीं रही है। सड़क पे कभी उतर के आंदोलन की हो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मुझे तो नहीं लग रहा है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, बिहार के छात्र युवा एकजुट हो जाएं। और जिस दिन एकजुट हो जाएंगे उस दिन ये सुनीत कुमार और ये ओम प्रकाश पाल जैसे लोग और ये नीतीश कुमार जैसे लोग कहाँ रहेंगे? कोई नहीं टिकेगा जी। स्टूडेंट पावर के आगे कोई पावर काम नहीं करेगा लोकतंत्र में। तो सिर्फ छात्रों को एकजुट होने की ज़रूरत है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी हम लोगों में है। 50,000 स्टूडेंट BSSC के थे, कितने लोग आते हैं? 1500-1600। दरोगा बहाली में 5 लाख लोग फॉर्म भरे थे,
कितने लोग आंदोलन में आते हैं? 10,000, 15,000, 20,000, उससे नहीं होगा। आपको एकजुटता बनानी होगी। 15 लाख के आसपास हैं जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं बिहार में। अगर सभी एकजुट हो जाएंगे, उसमें से अगर 1.5 लाख 2 लाख भी सड़क पे उतर जाए एक साथ, तो समझिए कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। ये तो धांधली रोकने की बात छोड़ दीजिए, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और ये इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि जब जब बिहार में बड़ा छात्र आंदोलन हुआ है, तो चाहे वो केंद्र हो या बिहार हो, सत्ता परिवर्तन हुआ है, तख्ता पलट हुआ है और छात्रों की बात मानी गई है। तो हम लोग की जो मांग है कि पारदर्शिता लाई जाए प्रतियोगी परीक्षाओं में और धांधली बंद हो, तो ये कहीं से भी गलत नहीं है। और इस चीज़ में हमको नहीं लगता कि सरकार को मानने में कोई आपत्ति होगी, लेकिन सरकार नहीं मान रही इसलिए क्योंकि उनको तो धांधली करना है। हर डिपार्टमेंट में अपने लोगों को बैठाना है, वो भी पैसा लेके। ऐसा नहीं कि फ्री में, पैसा लेके अपने लोगों को बैठाना है। बस यही रणनीति पे चल रही है और छात्रों में फूट डालो और धांधली करो की नीति पे सरकार चल रही है और आयोग भी। और छात्रों को ये समझ में आ जाना चाहिए अब भी कि कोई भी आपके लिए सही से मुद्दा उठाने वाला बिहार में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और सबसे बड़ा दोषी इसके लिए हम छात्र युवा हैं। जब इलेक्शन आता है तो जाति धर्म की बात में आप लोग उलझ जाते हैं और जाति धर्म पे वोट देते हैं। लेकिन आज आप देखिए, आप ही के जाति का या धर्म का कोई नेता आपके लिए लड़ने आ रहा है, कोई पार्टी आ रही है? नहीं आ रही। तो फिर क्यों जाति धर्म पे वोट क्यों? जो भी नेता जाति धर्म की बात करे उसको मारिए ना, आप लोग मारिए वहीं पर चप्पल खोल के। हम तो खुलेआम कर रहे हैं, मारिए चप्पल खोल के। जो भी नेता जाति धर्म की बात करे, आपके हित की बात जो ना करे, उसको मारिए, भगाइए। अब वही जरूरी है बिहार में, तभी ये लोग सुधरेगा। चुनाव जब था तो 10 लाख 19 लाख रोजगार देंगे। अभी चुनाव खत्म हो गया तो न 10 लाख वाला बोल रहा है, ना 19 लाख वाला बोल रहा है। आखिर 19 लाख वाला तो सरकार में आ गया, तो उसको तो कम से कम 13,120 पद पे जो BSSC 7 साल वाली वैकेंसी उसको पूरा कर देना चाहिए। तो उस पर भी नहीं बोल रहा है 19 लाख वाला। और 10 लाख वाला जो था उसको कम से कम इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई सरकार जो गलती कर रही है, विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज़ बनना। सरकार जहां गलत कर रही है वहां उसको जनता की आवाज़ बन के जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचानी चाहिए, मीडिया के थ्रू या जैसे भी हो। लेकिन कोई भी नेता, कोई भी पार्टी सड़क पे उतर के आंदोलन कहाँ कर रही है? कोई भी नहीं कर। सिर्फ बोला जा रहा है कि हम आंदोलन करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, तो हम 19 लाख रोजगार के लिए आंदोलन करेंगे। अरे भाई, जो 13,120 पे बहाली नहीं हुई 7 साल से पहले, उस पर तो आंदोलन कर लीजिए, उस पर भी तो मुद्दा उठा दीजिए। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि बिहार के सभी नेताओं से अपील कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के, कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग जो है छात्र हित के मुद्दे को रख दीजिए। और ये जो BSSC का जो है 13,120 पदों पे बहाली होनी 7 साल से नहीं, उस पर आप बोल दीजिए कि जल्द बहाली हो। और ये जो धांधली हो रही है दरोगा बहाली में और सिपाही बहाली का, देखिए 6 महीना से रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इस सब पे आप कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कम से कम बोल ना दीजिए। इसमें क्या लगेगा आपको? हमको नहीं लगता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में इन लोग को पैसा भी लगता होगा। फिर भी पता नहीं लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी क्यों नहीं बोलते हैं। हम इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग के पास तो सारा संसाधन है, फिर भी नहीं ये लोग बोल रहे हैं। तो बड़े शर्म की बात है। और सबसे इसके लिए जिम्मेवार हम मानते हैं हम छात्र युवा ही हैं। सबसे बड़ा जिम्मेवार छात्र युवा है, क्योंकि ये छात्र युवा ही है। अब हम ही कर रहे हैं तो हमारा ही कुछ लोग विरोध करेंगे, कहेंगे फलना पार्टी के लिए काम कर रहा है तो फलना पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो जिम्मेवार तो छात्र युवा ही हैं हम कम से कम। अभी भी वक्त है, जिस दिन छात्र युवा संभल जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, उस दिन ये सरकार हो चाहे कोई भी नेता हो, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नीतीश जी हट जाएंगे, दूसरा कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा तो धांधली नहीं होगी। इस गलतफहमी में मत रहिए। जो आदमी अभी, जो पार्टी अभी आपके लिए नहीं लड़ रही है विपक्ष में रहते हुए, वो सरकार में आएगी तो क्या आपके लिए करेगी? इस बात की क्या गारंटी है कि धांधली नहीं होगी? तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा। और जिस दिन एकजुट होकर सड़क पे उतर गए 1 लाख से ज़्यादा की संख्या में, उस दिन हम लोगों की बात सरकार और आयोग को माननी पड़ेगी। और इसीलिए हम लोग अब हर जिला वाइज टीम बना रहे हैं, हर जिला वाइज टीम बना रहे हैं और हर जिला में जाके अब आंदोलन होगा। और उसके बाद एक साथ पटना की सड़क पे हम लोग उतरेंगे। और हमारा टारगेट है 1 लाख से ज़्यादा छात्रों को पटना की सड़कों पे उतारना। और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन सरकार को भी पता चल जाएगा कि बिहार में छात्रों की क्या शक्ति है, क्या पावर है। और ऐसा होगा क्योंकि हमारे आंदोलन में शुरू से अभी तक देखिए संख्या बढ़ रही है। पहले आंदोलन में कितना आता था? जब हमने BPSC के लिए शुरू किया था 64वीं, तो 50, 60, 70 स्टूडेंट्स आते थे। दरोगा बहाली में देखिए कितना आए। अभी BSSC का देखिए 150-200 संख्या रहता था, उस दिन देखिए 1500-1600 संख्या हुई। तो संख्या बढ़ रही है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो हमें खुशी भी है कि छात्र अब एकजुट हो रहे हैं। अचानक से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अब छात्र एकजुट होने लगे हैं और एकजुट होंगे। और हमें पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि 1 लाख से ज़्यादा की संख्या में छात्र सड़क पे उतरेंगे राजधानी पटना में, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। और उस दिन बिहार का नया इतिहास लिखा जाएगा और छात्र युवाओं के साथ न्याय होगा। और उसके बाद वर्षों तक कोई भी सरकार या कोई भी नेता छात्र युवाओं के साथ अन्याय और शोषण करने से पहले 1000 बार सोचेगी।
तो आपने सुना, दिलीप ने बातें कही, और जो परिस्थितियां बन रही हैं कि हिंदी मीडियम के जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यूपीएससी में एक तरह से रास्ता बंद हो चुका है। और बीपीएससी जो आपका था उसमें भी इंजीनियर जो हैं वो ज़्यादातर सीट उनके द्वारा ही लिया जा रहा है। तो और इसके अलावा आपको बताएं कि जितने भी बिहार के जो आयोग हैं, बीएसएससी, बीपीएसएससी, सीएसबीसी, लेट लतीफ़ी और अपारदर्शिता के आरोप लगते रहते हैं, छात्र ही लगाते हैं। तो समय है चेत जाने का, संगठित होने का और इस व्यवस्था को खत्म करने का, नहीं तो आपके हक जो है कोई और लेते जाएगा और आपको अंततः बिहार से पलायन करके श्रमिकों की भांति दूसरे राज्यों में काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।